अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो किस रुख जा रही है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पंजाब और वफाकी हुकूमत में जो तनाव है वो क्या सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, और ख़ासकर जो शहबाज गिल की गिरफ्तारी, फिर उसके बाद अडयाला जेल मुंतकली और अब दोबारा पुलिस के हवाले, इस्लामाबाद पुलिस के हवाले, और ये एक तनाव की सूरत बनती जा रही है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, पंजाब की सूबाई हुकूमत है उनके दरमियान। इसके साथ साथ मुल्क में महंगाई जो है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, इस हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक टीवी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं, सीनियर साफ़ी हैं सलमान अली अवान साहब। बड़ी गहरी नज़र है माशी सूरत हाल के ऊपर, सियासी सूरत हाल के ऊपर भी। सलमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा सलमान साहब कि जो सियासी सूरत हाल रुख इख्तियार करती जा रही है, अब बाजार मुल्क में तो महंगाई का एक तूफान है, लेकिन जो सियासी कशमकश है उसमें ये सारी चीज़ें दबती जा रही हैं। लोग परेशान हैं, महंगाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, हुकूमत अपने मामलात में उलझी हुई है, वफाकी हुकूमत अपने मामलात में उलझी हुई है, पंजाब हुकूमत अपने मामलात में उलझी हुई है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और इसके साथ साथ जो IMF की शराइत हैं वो मानते मानते हुकूमत ने गरीबों का बुरा हाल कर दिया। तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल उस्मान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया बोलने का, बात करने का। मुआशी सूरत हाल पर मेरे ख्याल है कि मुझसे ज़्यादा आपकी अपनी गहरी नज़र है। आपको पता है कि हुकूमत किस तरह से मजबूर हुई IMF के पास जाने पे, IMF की शराइत मानने पर, उसका क्या बैकग्राउंड है, और कब से ये मुआहदा जो है, मौजूदा मुआहदा जिसकी हम बात करते हैं, छठा जायज़ा या 7वां जायज़ा, कब से ये पेंडिंग था और इसका बैकग्राउंड क्या है, किस का बैगेज जो है मौजूदा हुकूमत को उठाना पड़ा। डेफिनेटली कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो कभी माजी में भी कोई ख़ास अच्छी नहीं रही। चंद मौके ऐसे आए हैं 1950 की दहाई में, 1960 की दहाई में और 1990 की दहाई के अवाइल के बाद, और उसके बाद फिर कहते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर के कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, मईशत जो है वो स्टेबल हुई, लेकिन ज़्यादातर मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है पाकिस्तान की वो हमेशा ख़राब ही रही है। पाकिस्तान माजी में भी IMF के पास जाता रहा है, और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि कभी इस किस्म की शराइत या जो इस वक्त हम देख रहे हैं मुल्क के अंदर पाकिस्तान को माननी पड़ी है, हुकूमत पाकिस्तान को माननी पड़ी है, डेफिनेटली वो नहीं माजी में दिखाई दी। और उसका जो रीज़न है वो हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मुल्क के अंदर रही हैं, कभी भी एक तसलसल का शिकार नहीं रही। हमेशा जो है वो एक हुकूमत आती है, वो एक अलग पॉलिसी लेकर आती है, और दूसरी हुकूमत जो है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट जाने की कोशिश करती है। तो इस पस मंज़र में मैं तो समझता हूँ कि वाक़तन मुल्क को इस वक्त जो है वो एक मिसाके मईशत की ज़रूरत है। एक चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह से मिसाके जमहूरियत या आईने पाकिस्तान हुआ, क्योंकि जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है वो डेफिनेटली हमारे सर्वाइवल की अब जो है वो बात आ चुकी है। हमने देखा कि माजी के अंदर कितनी बड़ी ही कोई मुल्क फौजी ताकत क्यों ना हो, सोवियत यूनियन की मिसाल हमारे सामने है, हमारी आंखों के सामने। सोवियत यूनियन जो है दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर होने के बावजूद जवाल का शिकार हुआ, और इसी वजह से जवाल का शिकार हुआ कि उसकी मईशत जो है वो लड़खड़ा गई थी, और मईशत जो है उसकी उल्टे कदमों जो हम कह सकते हैं कि अपने मुंह के बल जा गिरी थी, और फिर उसके बाद संभल नहीं पाई। तो यही सूरत हाल जो है इस वक्त पाकिस्तान को सामना है। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे पाकिस्तान के पास अभी भी ऑप्शंस ऐसे मौजूद हैं कि वो सूरत हाल तो हमें अगर हम रिसेंट बात करें श्रीलंका जैसी होती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अभी भी वक्त है। जो अलार्मिंग बेल्स जो है बज रही है, खतरे की घंटी बज रही है, सुर्ख लकीर के पास हम पहुंच चुके हैं। अभी भी वक्त है कि बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं उनको काम में लाया जाए, और सबसे अच्छी ऑप्शन यही है कि मुल्क की तमाम सियासी कुव्वतें, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम इदारे आपस में मिलकर बैठें और आइंदा 20-25 सालों के लिए, 30 सालों के लिए, सालों के लिए नहीं बल्कि दहाइयों के लिए एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो तय करें, ताकि पाकिस्तान जो है वो एक मुश्किल सूरत हाल से निकल सके। हुकूमत की आप बात करें या रियासती इदारों की बात करें, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन रियासती इदारे जो हैं वो हमेशा मौजूद रहते हैं, चाहे वो रियासत के 3 पिलर्स हों या उनके ज़ैली इदारे। इस्टेब्लिशमेंट की भी हम बात उसमें करेंगे। वो कोई भी इदारा जो है वो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान या कोई भी मुल्क जो है, अगर किसी भी मुल्क की बात करें, कि वो डिस्टेबिलिटी का शिकार हो, उसके अवाम के अंदर बेचैनी पाई जाए, अवाम को रोटी कपड़ा मकान के जो है वो लाले पड़ जाएं, और उसके बाद फिर अवाम जो है महंगाई के हाथों इतनी ज़्यादा परेशान हो कि हम देख रहे हैं कि श्रीलंका के अंदर इन्फ्लेशन जो है 75% पहुंच चुका है। पाकिस्तान की सतह जो है वो 30% से ज्यादा हो चुकी है, और ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा खतरे की बात है कि एक ऐसा मुल्क जो कि ज़राई मुल्क कहलाता है, लेकिन वहाँ पर गंदम, चावल से लेकर दीगर अजनास जो है पाकिस्तान नजदीक जा रहा है। पाकिस्तान में शरह 39% तक पहुंच चुकी है, महंगाई की जो मजमूई शरह है यकीनी तौर पर ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग बात है। और पाकिस्तान बदकिस्मती से ममालिक के अंदर शामिल है कि जहां पर जो अवाम है, शहरी हैं, अपनी आमदनी का 1/3 से ज्यादा हिस्सा जो है वो खुराक
या बेसिक नेसेसिटीज जो है उनकी खरीद के ऊपर खर्च करने पर मजबूर है। तो ये मुआशरे के अंदर पाई जाने वाली बेचैनी जो है ये किसी भी मुल्क की सियासत के अंदर भी रिफ्लेक्ट होती है, और सियासत के अंदर पाई जाने वाली बेचैनी जो है वो बतदरीज फिर मुआशरे के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। तो ये दोनों चीजें जो है वो पैरेलल हैं, और इसमें हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि जो रियासत है और रियासत के इदारे हैं डेफिनेटली अब वो इस बात को जान गए हैं, समझ गए हैं। और हमने देखा है कि पिछले दिनों के अंदर जिस तरह से डॉलर के रेट के अंदर स्टेबिलिटी आई, और बल्कि आज मैं रिपोर्ट पढ़ा था कि अगस्त के महीने में पाकिस्तानी रुपए को दुनिया की बेहतरीन करेंसी के अंदर शामिल किया गया, जो कि अच्छी बात है कि डॉलर के मुकाबले में उसने अपनी जो रिप्यूट है या वैल्यू जो है वो रीगेन की है। तो पाकिस्तानी करेंसी ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अभी भी मजीद बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि हमें हासिल करने हैं और हासिल करना होंगे अगर हम एक स्टेबल मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे के ऊपर रहना चाहते हैं। क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, आपको पता है कि बहुत सारी आलमी कुव्वतें, बहुत सारी आलमी इदारे, हमारे अड़ोस पड़ोस के अंदर भी बहुत सारे दुश्मन जो हैं वो अपनी तलवारें जो है वो सौंप कर खड़े हो जाते हैं, और उनका कोशिश होती है कि पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। तो पाकिस्तान के इदारे जो हैं, मुझे लगता है जो हम चीजें देख रहे हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, जो इशारे हैं, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के इदारे जो है किसी सूरत मुल्क के अंदर डिस्टेबिलिटी जो है वो बर्दाश्त नहीं करने वाले। मतलब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक आम बंदा जो है, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, उसको इन तमाम चीजों से कोई सरोकार नहीं है। वो तो चाहता है कि उसका रोजी रोटी चलती रहे, उसके बच्चों को रोजी रिज़्क मिलता रहे। लेकिन सूरत हाल ये हो चुकी है कि अब उसके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना और खाना मुश्किल हो गया है। तो मैं अब आम जो बंदा है उसको आप किस तरह इस महंगाई का जो जोर है उससे बचाएंगे, उसको कैसे रिलीफ फराम करेंगे? हुकूमत इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है, ना वफाकी हुकूमत दे रही है, ना सूबाई हुकूमतें दे रही हैं, और गरीब पिसता जा रहा है। तो गरीब आम मजदूर को समझाने के लिए या उसके रिलीफ के लिए आप क्या कहेंगे? हुकूमत को क्या करना चाहिए? मतलब ये तमाम जो IMF की शराइतें फलां फलां, आम बंदे को नहीं पता कि IMF क्या है, उसकी शराइत क्या है, हुकूमत उससे पैसे क्यों ले रही है, उसको क्यों दे रही है, उसकी शराइत क्यों मान रही है। आम बंदे को इससे कोई सरोकार नहीं है। वो चाहता है कि महंगाई कम हो, 2 वक्त की रोटी उसको बआसानी मिले। उस्मान साहब, आप खुद इकोनॉमी जो है वो कवर करते रहे हैं, माशाल्लाह आपकी बहुत ज्यादा गहरी नजर है। और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में माजी में हमने देखा है इमरान खान साहब जो है बतौर वजीर आजम जाते जाते भी जिस तरह से उन्होंने पेट्रोल के रेट को, पेट्रोलियम प्राइसेस को जिस तरह से उन्होंने ब्रेक लगाया, फुल स्टॉप लगाया, तो इस किस्म के जो कॉस्मेटिक इफेक्ट्स हैं, आई थिंक उनकी बदौलत जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को अब प्राइस जो है वो पे करना पड़ रही है। और माजी में भी हुकूमतें जो है सब्सिडीज देकर और बहुत सारे दूसरे कॉस्मेटिक इफेक्ट्स करके, कॉस्मेटिक चीजें लाकर जो है अवाम को रिलीफ देने की कोशिशें करती रही हैं। अगर माजी के अंदर पॉलिसीज जो है वो दुरुस्त रखी जाती है, उसके अंदर कोई एक गवर्नमेंट जो है, कोई एक पार्टी जो है वो जिम्मेदार नहीं, बहुत सारी पार्टियां जो जिन्होंने वक्तन फवक्तन जो है हुकूमत की है, एक के बाद दूसरी ने हुकूमत की है, वो सब के सब लोग जो है वो जिम्मेदार है जिनके दौर के अंदर कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाई जा सकी जिनके ऊपर सबका इत्तेफाक हो। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान जो है पॉलिसियों के अंदर, दुरुस्त पॉलिसियों के अंदर तसलसल ना होने के बाद पाकिस्तान की मैशत जो है वो डगमगा रही है, पाकिस्तान की मैशत जो है वो हिचकोले खा रही है। तो उसमें अवाम जो है डेफिनेटली जो एक आम आदमी है जो इस वक्त बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो यही चाहता है कि उसको रिलीफ मिले, बिजली सस्ती हो, पेट्रोलियम प्राइसेस सस्ती हो। और जो बिलो पॉवर्टी लाइन की हम बात करें, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त 2 वक्त की रोटी का हुसूल है, कि जो इस वक्त एक रोटी की प्राइस जो है पाकिस्तान के अंदर 20 रुपए के से भी ज्यादा हो चुकी है। तो एक आम आदमी के लिए दिन में 20 रुपए की एक रोटी खरीदना और पूरी फैमिली के लिए फिर वो खरीदना जो है डेफिनेटली बहुत ज्यादा अब मुश्किल हो चुका हुआ है। तो इस मकसद के लिए हमें फौरी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर कोई इतनी ज्यादा सख्त मौजूद है, ये इतनी ज्यादा कैपेसिटी मौजूद है कि गरीब आवाम को फौरी तौर पर किसी किस्म का रिलीफ दिया जा सके। वही बात जो हमेशा हम कहते हैं कि आवाम को कुर्बानी देना पड़ेगी। उस जरूरत इस बात की है कि तमाम जमातें जो हैं, तमाम पॉलिसी मेकर्स जो हैं, तमाम स्टेक होल्डर जो हैं, वो एक जगह इकट्ठे हों और एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की जाए, मिसाक मीशत की बात की जाए कि पाकिस्तान को अगले 10 साल के अंदर, अगले 20 साल के अंदर, आइंदा 30 साल के अंदर क्या चाहिए, हमारी लाइन और लेंथ क्या होनी चाहिए, और जो कुछ हमें चाहिए उसके ऊपर सबका इत्तेफाक हो। और उस इत्तेफाक के बाद जो कुछ उस इत्तेफाक को पाने के लिए हमें चाहिए, उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सब लोग उसको ईमान का हिस्सा, आइन का हिस्सा बनाकर जो है उसके ऊपर अमल दरामद करें, ताकि पाकिस्तान के अवाम 70-75 साल से एक गुर्बत की, एक घिनौनी चक्की के अंदर जो है वो पिसते चले आ रहे हैं। एक ऐसा घन चक्कर है जिसके अंदर हमने देखा है कि जो दौलत का इर्तिकाज जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। चंद फैमिलीज, चंद इदारे जो है वो अमीर से अमीर होते चले जा रहे हैं, और जो गरीब हैं उनकी तादाद के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, आबादी में इजाफा है, दुरुस्त पॉलिसीज जो है वो ना होना है, बहुत सारे और दीगर फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जो हम कह सकते हैं कि जो इर्द गिर्द की वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसके फैक्टर्स भी पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन बेसिकली जब तक हम खुद
जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे इदारे हैं, वो इकट्ठे नहीं होंगे, उनका किसी बात के ऊपर इत्तेफाक राय नहीं होगा कि आइंदा 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर, 30 साल के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, पाकिस्तान को किस शोबे के ऊपर तवज्जो देनी है, पाकिस्तान ने कहाँ से इनकम जनरेट करनी है, पाकिस्तान ने कहाँ से टैक्स जनरेट करना है, हमने सी पैक को किस तरह से चलाना है, पाकिस्तान में कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान तवज्जो देकर अपनी आमदनी जो है बढ़ा सकता है। ज़राअत है, ज़राअत के अंदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर हम सब जानते हैं कि सियालकोट, वजीराबाद जैसे शहरों के अंदर सर्जिकल गुड्स जैसी जो या स्पोर्ट्स गुड्स जैसी जो चीजें जो है वो बनती हैं, अशिया हैं, उनको किस तरह से उनकी इंपोर्ट जो है वो बढ़ानी है, किस तरह से एक्सपोर्ट उनकी बढ़ानी है, किस तरह से हमने पाकिस्तान में इतने सारे सुकरात और बुकरात हैं, ये फेल हो गए हैं गरीब को रिलीफ देने के लिए। और इन्होंने क्या पॉलिसीज नहीं बनाई, जिस तरह आप ये गिनवा रहे इतनी पॉलिसीज, इनके इतने बड़े बड़े दिमाग हैं, इतने सुकरात यहाँ आए, गरीबों को रिलीफ फराम करने के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि गरीबों की जिंदगी नहीं बदली, वो वैसी की वैसी देखें उसमें उस्मान साहब दिन ब दिन उसमें जो है ना खराबी आती जा रही है। बुनियादी मसला ये कि जितने भी सुकरात और बुकरात आए हैं, चाहे वो मुझे अभी तक याद, बल्कि आपकी बात से मुझे याद आया कि साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत थी, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो गरीबों के लिए चंद रुपए की, उस वक्त चंद रुपए भी यकीनी तौर पर बड़ी वैल्यू रखते थे, सब्सिडी के साथ जो घी कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के घी के डब्बे फराहम किए जाते थे, उसके ऊपर भी उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर की तस्वीरें जो है वो छपी होती थी। बिजली के जो इश्तिहार आते थे उसके अंदर भी उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर या उस वक्त के जो लीडर्स हैं उनकी तस्वीरें छपी होती थी, आटे के थैलों के ऊपर तस्वीरें छपी होती थी। तो इस तरह के जो रिलीफ है जो कि 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए उस वक्त वैल्यू रखते थे, और उसके ऊपर घी के डब्बों के ऊपर और लिहाफों के ऊपर और आटे के थैलों के ऊपर जब अपनी तस्वीरें छापकर आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी तो वो एक कॉस्मेटिक इफेक्ट होता है, वो एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता। जाती तशहीर होती मतलब है जो पार्टी की। और बिल्कुल आपके सामने, मेरे सामने सबसे अच्छी एग्जांपल जो है, कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की एग्जांपल मौजूद है कि किस तरह से इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जाके लोगों को गुर्बत की लकीर से जो है वो निकाला गया, और आज बांग्लादेश जो है, जो कि कभी हमारा हिस्सा था, आज उसकी इकोनॉमी जो है वो 50 अरब डॉलर के करीब उसका हुजम जो है वो पहुंच चुका है। और पाकिस्तान जो है कभी भी 50 अरब डॉलर का मेरा ख्याल है ख्वाब ही देख हम सकते हैं, कभी भी हम वहां तक नहीं पहुंचे, जीडीपी जो है हमारा नहीं पहुंचा वहां तक, लेकिन बांग्लादेश जो है उसने लोगों को गुर्बत की चक्की से, और वहां पे हम जानते हैं कि बांग्लादेश की ज़राअत ऐसी नहीं जैसे पाकिस्तान की ज़राअत है, बांग्लादेश के अंदर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान के पास मौजूद थी, और आज बांग्लादेश जो है इसके बावजूद हमसे आगे निकला है। तो इसमें कोई सुकरात बुकरात की जरूरत नहीं है, इकट्ठे होकर एक जगह पर बैठकर एक लाइन और लेंथ अपनाने की जरूरत है। इस किस्म के कॉस्मेटिक्स इफेक्ट में बार बार कह रहा हूँ कि घी के डब्बों पर आपने तस्वीरें छाप ली, सेहत कार्ड जो है उसको पाकिस्तान के रंग के बजाय अपनी पार्टी के परचम के रंग से रंग कर आप आवाम को रिलीफ अगर देंगे तो उसके नतीजे जो है बाजार तो लग नहीं रहा है कि ये एक टेबल पे बैठेंगे, गरीब का सोचेंगे। अभी अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि जिस तरह वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत में आपस में टनी हुई है, पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत के जो फैसले हैं उनको मुस्तरद कर रही है, इस तरह वफाकी हुकूमत जो है वो पंजाब हुकूमत के जो फैसले हैं उनको चैलेंज कर रही है। इसकी वाज़ेह मिसाल हमारे सामने शहबाज गिल की गिरफ्तारी है। एक अडयाला जेल इनको मुंतकिल कर दिया गया था, फिर अदालत ने 2 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड दिया, फिर पंजाब पुलिस की बड़ी कोशिश रही है कि ये वफाकी पुलिस के हवाले इनको ना किया जा सके। रात को एक बड़ा ड्रामा लगा रहा, बिलाखिर रेंजर तलब की गई वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से, और फिर शहबाज गिल को हवाले किया गया इस्लामाबाद पुलिस के। तो ये वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत में आपस में ठनी हुई हैं, और ये इक़्तिदार की जो रस्साकशी है, इक़्तिदार की जो जंग है, इसमें जिस तरह आप कहते हैं कि इनको एक टेबल पर बैठना होगा, गरीब के लिए सोचना होगा, तो इस मामलात में क्या कहते हैं आप? लग तो नहीं रहा है कि गरीब के बारे में ये सोचेंगे? ये तो अपने इक़्तिदार की कुर्सी और उसकी जंग के लिए लगे हुए हैं। एक चाहता है मैं इस कुर्सी पे बैठूं, दूसरा चाहता है मैं इस कुर्सी पे बैठूं। गरीब की तो कोई सोच नहीं रहा है। और खासकर ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये कोई अनहोनी या कोई अनोखी बात नहीं हो रही, माजी में भी ऐसे हो चुका है। जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है 1988 में पाकिस्तान की वजीर आजम थी, उस वक्त भी हमने देखा कि मरकज और सूबे के अंदर ऐसी ही टसल थी। उसके बाद फिर हमने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मियां मंजूर अहमद भुट्टो ने 18 अरकान पंजाब असम्बली के साथ वजीर आला बनकर नाको चने चबवाए, और उसके बाद फिर हमने देखा
कि मंजूर भुट्टो एक तरफ तो वजीर आजम के बेनजीर भुट्टो के इत्तेहादी थे और उसके बावजूद वो फिर जब उनसे बागी हुए उन्होंने किस तरह से पंजाब हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट को तंग किया। तो वफाक और पंजाब, ये वफाक और किसी और सूबे के दरमियान चपकलिश होना कोई नया तनाज़ा नहीं है। आप पॉलिटिशियंस की बात करें तो डेफिनेटली जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉलिटिशियंस मौजूद हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, वो कोई खुदाई खिदमतगार नहीं है, वो कोई सोशल वर्कर नहीं है, वो कोई आवाम की खिदमत करने नहीं आए। हर पॉलिटिकल पार्टी का सबसे पहला एजेंडा और बुनियादी मकसद यही होता है कि पावर में आना। पावर में आने के बाद वो क्या कर, पाकिस्तान की हम बात करें, रियलिटी पाकिस्तान के अंदर यही है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बैठे हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून में है, किसी भी पार्टी के अंदर एक आध शायद कोई एक्सेप्शन मौजूद हो, कि उन सब का मकसद, वाहिद मकसद यही है कि वो पावर में आए। और पावर में आने से पहले और पावर में आने के बाद जो कुछ वो करते हैं या कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख यही रही है कि अवाम उसके अंदर शायद उनकी जो टॉप 10 प्रायोरिटीज हैं, शायद अवाम उसके अंदर शामिल नहीं होते। डेफिनेटली जो इस वक्त पंजाब और मरकज के दरमियान सूरत हाल, तनाव, टेंशन, तलखी, चपकलिश हमें दिखाई दे रही है, वो मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसकी तवज्जो, चाहे वो मरकज में है चाहे वो सूबे में है, उसकी तवज्जो गवर्नेंस के बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने के ऊपर और एक दूसरे से मुकाबलाबाजी के अंदर हमें दिखाई दे रही है। और ऐसे मुकाबले में, ऐसी सूरत हाल में सबसे ज्यादा जो मुतासिर होने वाले लोग हैं वो अवाम ही हैं। तो इसमें हम अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि लोगों को हिदायत दे और इन लोगों को कोई ऐसा दुरुस्त कर दे या ठीक कर दे कि ये लोग अवाम की फिक्र करें, अवाम के लिए कुछ सोचें, अवाम के लिए कोई बंदोबस्त करें, अवाम के लिए कोई अच्छा सोचें और एक ऐसा प्रोग्राम कोई सामने लाएं, कोई ऐसी स्कीम सामने लाएं, कोई ऐसी हिकमत अमली सामने लाएं जिससे लोगों का अंदर लॉन्ग रन जो है कोई वेलफेयर हो सके, कोई फायदा हो सके। लेकिन फौरी तौर पर जब तक तवज्जो जो है सियासी उतार चढ़ाव, सियासी तौर पर एक दूसरे को गिराने में, सियासी तौर पर एक दूसरे के पांव खींचने के अंदर, टांगे खींचने के अंदर होगी, तब तक डेफिनेटली कोई भी पार्टी, चाहे वो किसी से भी ताल्लुक रखती हो, वो अवाम के ऊपर तवज्जो नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो सियासी तौर पर एक दूसरे को ऊंचा नीचा करने के अंदर ही रहेगी। सलमान साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। पाकिस्तान 75 बरस का हो गया और 75 वर्षों में सिर्फ ये मुल्क दुआओं से ही चला है और अमली इकदाम जो करने चाहिए थे हमारे हुक्मरानों को वो नहीं कर सके। गुर्बत ख़त्म करने के लिए जो इकदाम उठाने चाहिए थे वो इन्होंने नहीं किए और एक आवाम को रिलीफ फराहम करने के हवाले से जो दावे बड़े बड़े सामने आते रहे हैं वो सिर्फ दावे रहे हैं। और इन 75 सालों में सिवाय दुआओं के ये मुल्क सिर्फ दुआओं पे चला है और इसमें अल्लाह ताला की जो है वो मर्जी शामिल हाल रही है। अब भी अब हमारी ये कोशिश है, हम ये दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे हुक्मरानों को शायद अकल आ जाए, वो आवाम की बेहतरी के लिए सोचें, गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सोचें। आपसे मजीद इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क की माशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल के हवाले से नाजरीन आप तक मजीद अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।